हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डील करेंगे वो है 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, प्रायर टू डील विद काइनेमेटिक्स हम जिस टर्म को डील करेंगे वो है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करते हैं वो होता है मैकेनिक्स। इसे 3 वेज में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, सेकंड वन इज काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन इज डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स एज द नेम सजेस्ट, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे होगा उसकी सारी स्टडी करेंगे। सेकंड, काइनेमेटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, बट मोशन की तो बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ को और कंसिडर करना है दैट हमें मोशन डील तो करना है बट विदाउट कंसिडरिंग दैट फैक्टर जो कि उस मोशन के लिए कॉज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसको एक्सेलरेशन देने के लिए कोई फोर्स होगा। ठीक है, उस फोर्स को हमको नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, हमें उस फैक्टर को कंसिडर नहीं करना है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के मोशन जनरेट हुआ है। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है डायनेमिक्स। ये भी सेम है, इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, बट यहाँ पे हम उन फैक्टर्स को डील करेंगे या उन फैक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को मोशन मिला है। ठीक है, यानी ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विद कंसिडरिंग द फैक्टर विच कॉजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें उस फैक्टर को भी डील करना होगा। ठीक है, इसके बारे में जो बात करेंगे वो होगा NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके आगे जो डील करना है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं? ठीक है, याद रखना 3 टाइप ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट वन इज 1 डायमेंशनल मोशन, सेकंड वन इज 2 डायमेंशनल मोशन एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन को भी कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन और अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टिक टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन आइदर इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन को कहा जाता है मोशन इन अ प्लेन। If an object is move in a if an object is restricted to move in a plane, then we can consider that motion is motion in a plane या 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन में मोशन करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो केवल इस प्लेन पे, इस बोर्ड पे मोशन कर रहा है, देन दैट टाइप ऑफ मोशन वी कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन को कहा जाता है मोशन इन अ स्पेस। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड या मोशन ऑफ अ काइट। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल मोशंस के एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे किसी एक प्लेन में रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो पूरे स्पेस में किसी भी पोजीशन को अलॉट के लिए अलाउड है। ठीक है, वो वहाँ पे किसी भी पोजीशन पे जा सकता है, पूरा स्पेस उसके लिए अलाउड है। ठीक है, पोजीशन क्या होता है? ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑब्लिक पोजीशन ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है? ठीक है, वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन या तो लोकेशन बताता है। ठीक है, इसे डिस्क्राइब करने के लिए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिसे कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नेम्ड एज x, y एंड z। ठीक है, इट इज़ बेटर टू ट्रीट इट एज अ वेक्टर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को वेक्टर की तरह डील क्यों करना चाहिए? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मेरे रिस्पेक्ट में 3 मीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है या पोजीशनड है। ठीक है, तो क्या केवल ये बोल देने से कि मेरे से वो 3 मीटर डिस्टेंस पे वो लोकेटेड है या पोजीशनड है तो क्या उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन भी इंडिकेट करना पड़ेगा कि वो 3 मीटर किस डायरेक्शन में हमारे विद रिस्पेक्ट टू मी है। ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट 3 मीटर के डिस्टेंस पर तो है, बट किस डायरेक्शन में हम 3 मीटर चलें कि हम उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू ट्रीट पोजीशन एज अ पोजीशन वेक्टर। और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एज अ हम पोजीशन कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इटसेल्फ ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा कि अगर ये तीनों ही कोऑर्डिनेट्स अगर पॉजिटिव होते हैं या ये x और y अगर पॉजिटिव होते हैं, देन वी आर डीलिंग
दैट ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट भी होता है, थर्ड क्वाड्रेंट भी होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी होता है। ये डिपेंड करता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर सारे ही पॉजिटिव हैं यानी हमें ये मालूम है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, यानी हम साथ ही साथ पोजिशन कोऑर्डिनेट के साथ ही साथ हम उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी मेंशन कर रहे हैं। तो अगर हम वो डिस्टेंस भी बता रहे हैं एज वेल एज डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर रहे हैं, देन वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इट इज बेटर टू ट्रीट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ वेक्टर क्वांटिटी नेम्ड एज पोजीशन वेक्टर फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर किसी पॉइंट पी पे अवेलेबल था, ठीक है। इसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड पॉइंट होता है उसे कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन होता है 0 0 0, ठीक है। तो अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट P पर है, ठीक है, तो उसके पोजीशन वेक्टर को जो लिखने का तरीका होता है, कोऑर्डिनेट्स तो तुम लिख सकते हो सिंपली एक्स वाई जेड, ठीक है। बट अगर हमें उसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है, यानी एज वेल एज हमें वहाँ पे डायरेक्शन को भी इंडिकेट करना है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P रिप्रेजेंटेड बाई OP वेक्टर, जिसे हमने नाम दिया है R वेक्टर, इसे लिखा जाता है x ऑफ i कैप प्लस y ऑफ j कैप प्लस k ऑफ k कैप, z ऑफ k कैप, सॉरी, ठीक है। तो x ऑफ i कैप प्लस y ऑफ j कैप प्लस z ऑफ k कैप, वेयर i कैप, j कैप एंड k कैप आर द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये केवल लिखने का रिप्रेजेंटेशन है। जब हम वेक्टर को डील करेंगे तो हम ये बताएंगे कि ये कैसे आता है और i कैप, j कैप और k कैप का क्या मीनिंग है, ठीक है। बट अभी हमें ये जानना है कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे लिखा जाता है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, या उसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज x ऑफ i कैप प्लस y ऑफ j कैप या प्लस z ऑफ k कैप, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी भी एक पॉइंट किसी भी एक टाइम t पे ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। फॉर वन डायमेंशनल मोशन एनी वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वन डायमेंशन मोशन कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हम कह रहे हैं कि मान लो वो फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर वो फॉरवर्ड मोशन कर रहा है तो इसे हम अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकते हैं। अगर वो बैकवर्ड मोशन कर रहा है तो हम इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस मान सकते हैं। यानी हमारा जो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगा वो केवल और केवल एक्स एक्सिस वाले ही कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, वाई और जेड में कोई चेंज नहीं होगा। सिंपली अगर हम कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो वो भी क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उस वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन के ड्यूरेशन में भी न तो एक्स में चेंज होगा और न तो जेड में चेंज होगा। सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट जेड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमें किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स का की रिक्वायरमेंट थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर इनमें से किसी भी एक में चेंज हो रहा है और बाकी जो दो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं विथ टाइम, तो बोला जाता है दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन, ठीक है। टू डायमेंशन मोशन में कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आइदर एक्स वाई, आइदर वाई जेड, आइदर जेड एक्स, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है केवल एक्स वाई ही में वेरिएशन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस बोर्ड में मोशन कर रहा है और अगर हमने इसे एज्यूम कर रखा है दैट ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो वो ऑब्जेक्ट जो कि इस बोर्ड में मोशन कर रहा है वो केवल एक्स में और वाई प्लेन में ही मोशन कर रहा है, तो इसे भी कहा जाएगा मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर के वॉल पे मोशन कर रहा है तो इसे माना जा सकता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है देन ये वाई एक्सिस देन ये जेड एक्सिस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस वॉल पे मोशन कर रहा है तो तुम बोलोगे वो मोशन किस प्लेन में होगा, वाई एक्सिस एंड एज वेल एज जेड एक्सिस, यानी तुम बोलोगे कि वो वाई जेड प्लेन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन के लिए किसी भी कोई भी दो इधर एक्स वाई, वाई जेड या जेड एस, किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट फॉर थ्री डायमेंशनल मोशन सारे के सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा और जेड में भी चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह आगे अगर हम डील करेंगे रेस्ट एंड मोशन, सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट कैसे बोला जा सकता है, सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो टर्म यूज़ किया है वो है पोजीशन वेक्टर या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर वो ही चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तुम बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसका पोजीशन अभी भी यही है एंड लेटर टाइम टी के बाद भी उसका पोजीशन
यही है, टाइम बदला लेकिन उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में चेंज नहीं हुआ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, रेस्ट पे है। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें मोशन तो सिंपल सी बात है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर एक कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है तो मोशन इन वन डायमेंशन, अगर दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहा है, किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहा है तो मोशन इन टू डायमेंशन होगा। तीनों ही कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आ रहे हैं तो तुम बोलोगे मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो जानने वाली है, वो ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन पे बोलने से पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना पड़ता है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ करके उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है, रिलेटिव टर्म्स होने का क्या मतलब है? ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि ये रेस्ट पर है और या तो ये एक मोशन कर रहा है, देन ये हम किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बताते हैं कि मान लो कि एक कार है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है, कार के अंदर दो लोग हैं, एक ड्राइवर है, एक उसका एक फेलो पैसेंजर है। ठीक है, और एक कार एक सर्टेन वेलोसिटी से आगे की ओर चल रही है। ठीक है, और इस कार को दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति इसे ऑब्जर्व कर रहा है, एक पर्सन इसे ऑब्जर्व कर रहा है जो कि रेस्ट पर है, और एक ऑब्जर्वर जो तुम्हारा ड्राइवर का फेलो पैसेंजर है। ठीक है, बट देखो दोनों ही किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों ही ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, बट ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन को ड्राइवर किस स्पीड से जाता या किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, वो उसी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा जिस वेलोसिटी से कार चल रहा है। यानी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसके रिस्पेक्ट में ड्राइवर कैसा है, वो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है या सेम वेलोसिटी से आगे मोशन कर रहा है जो कि वेलोसिटी कार की है। बट विद रिस्पेक्ट टू द फेलो पैसेंजर, विद रिस्पेक्ट टू द फेलो पैसेंजर, वो ड्राइवर को ऑब्जर्व जब कर रहा होगा तो क्योंकि दोनों सेम ही कार में बैठे हैं, बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो तुम बोलोगे कि पैसेंजर, फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ड्राइवर जो है वो रेस्ट पर होगा। तो सेम ही ऑब्जेक्ट है, सेम ही ड्राइवर है, बट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी या सेम वेलोसिटी जो कि कार की है उससे वो आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है। बट विद रिस्पेक्ट टू द फेलो पैसेंजर टू द ड्राइवर, उस फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में वो ड्राइवर क्या है, रेस्ट पर है। तो याद रखना, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का कहने का मतलब ये है कि हमें वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सिस्टम होता है जहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर बैठता है एंड ऑब्जर्व करता है द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम on which observer sits and observe या analyze the motion of the object। ठीक है, जहाँ पे बैठ करके हम किसी भी या ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करता है, उस सिस्टम को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आगे हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर होगा, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, तो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है जहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है और वो ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज कर रहा है, और उसी के रिस्पेक्ट में हम उसकी वेलोसिटी या बाकी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ओके। अगला है पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट मास। नाम सजेस्ट कर रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट मास, बट ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? If the distance traveled by the object during the course of motion, ठीक है, is much greater than its own dimension, then that object can be considered as a point object or mass. For example, अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है जिसका डायमेंशन मान लो 1 मीटर का है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन अगर वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर। तो क्या उस 1000 मीटर के डिस्टेंस का 1000 मीटर का जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में क्या उसका जो साइज है या उसका जो डायमेंशन है वो केवल 1 मीटर है, वो इग्नोरेबल है, उसे इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन जो डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है उसके रिस्पेक्ट में उसका खुद का डायमेंशन क्या है, बहुत छोटा है और वो इग्नोरेबल है और उसे इग्नोर किया जा सकता है। इन दैट पर्टिकुलर केस जहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है, उस डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट को जिसका खुद का डायमेंशन था, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 1 मीटर, ठीक है, उस डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जा सकता है
एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास केवल ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही यूजफुल होता है, ठीक है। बाकी इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया भी गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगला हम लोग टर्म एक्सप्लेन करेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस, मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। एक्चुअल पाथ लेंथ, वो किस पाथ के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। While on the other hand, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे then it is the shortest distance between the initial and final positions of the object। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। देखो दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, अगर एसआई में सिस्टम की बात करेंगे then इसका यूनिट भी मीटर, इसका भी मीटर। हम सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे then इसका भी यूनिट सेंटीमीटर, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर। जो बेसिक डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से, ठीक है। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहें, फॉर एग्जांपल हम कहें कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन इन वन डायमेंशन में मोशन कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि वो पहले की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला, मान लो लेट कर लिया 5 मीटर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन उसका O है, फाइनल पोजीशन उसका क्या है, A। अगर हम केवल O से A की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या बोलोगे, 5 मीटर। मान लो किसी टाइम टी में वो चला होगा, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को यूज करें, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने बोल लिया ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि O से A तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है जो कि 5 मीटर है। डिस्टेंस में हमको डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती या मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को मेंशन करना है तो हमें बोलना पड़ेगा दैट 5 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो यहाँ तक में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट इसमें डायरेक्शन को बस तुमको मेंशन करना पड़ेगा। बट अगर हम कहें कि A के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवर्स हुआ, ठीक है, और B पे पहुंचा, ठीक है, मान लो कि वो 2 मीटर चला, ठीक है, तो अगर बोला जाए कि डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम O to B का डिस्टेंस की बात करेंगे देन डिस्टेंस क्या होगा, 5 + 2। डिस्टेंस क्या होगा, 5 + 2 यानी 7 मीटर। तो यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2 यानी 7 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे देन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले समझ लो अच्छे से। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखना डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को यूज किया जाता है, और वेक्टर का जो हेड होता है वो फाइनल पोजीशन पे रखा जाता है, ठीक है। वेक्टर का जो हेड है उसे फाइनल पोजीशन पे रखा जाता है और वेक्टर का जो टेल है उसे इनिशियल पोजीशन पे रखा जाता है। क्योंकि हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं O से लेकर के B तक में, तो B फाइनल पोजीशन है, O क्या है, इनिशियल पोजीशन है। तो हम अपना हेड रखेंगे कहाँ पे, B पर, क्योंकि ये फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, O क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वेक्टर हेड का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव। और होगा कितना बोलोगे, 5 - इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 - 2 यानी 3 मीटर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन यानी O से लेकर के B तक के अगर हम जर्नी को डील करेंगे तो डिस्टेंस कितना आया था, 7 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, देन हमको बोलना पड़ेगा 3 मीटर बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये तो हुआ 1 डायमेंशन के केस में। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, मोशन की बात करें, और वहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखना चाहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो चल रहा है कुछ इस पाथ पे, ठीक है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस की बात करनी है देन वो क्या होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी हमें इस पाथ पे ही चलना पड़ेगा, ठीक है।
बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, हमें केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की ही जरूरत रहती है, जहां पे हम फाइनल पोजीशन पे उस वेक्टर का हेड रखते हैं एंड इनिशियल पोजीशन पे उस वेक्टर का टेल रखते हैं। देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन O to A, फाइनल पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का A और इनिशियल पोजीशन क्या होगा O, तो हम A पे क्या रखेंगे, वेक्टर का हेड रखेंगे और O पे क्या रखेंगे, उस वेक्टर का टेल रखेंगे और ये हमारे लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब मैग्नीट्यूड की बात देख लो, मैग्नीट्यूड कितना है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें देन इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें देन इसका मैग्नीट्यूड केवल और केवल ये होगा। क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और क्या ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, ठीक है। तो जो ब्लैक स्केच से रिप्रेजेंट है वो तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, और ये रेड वाला जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक फाइनल एग्जांपल और देते हैं, शायद तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो O से पहले A चला, O से पहले A चला, ठीक है, और कितना चला, हम कह रहे हैं मान लो कि वो 3 मीटर चला, ठीक है। फिर वो A से कहाँ चला, B चला, बट 90 डिग्री चला, ठीक है। तो अगर हम O से A और A से B तक की जर्नी को कंसिडर करें, ठीक है, तो इस केस में अच्छा A से B वो कितना चला, हमने कह दिया लेट वो 4 मीटर चला, ठीक है। तो अगर हम पूछा जाए कि O से A और A से B, यानी अगर हम कोर्स ऑफ मोशन समझ रहे हैं OAB, ठीक है, अगर टाइम इंटरवल ऑफ मोशन है OAB, देन ड्यूरिंग OAB, ड्यूरिंग OAB अगर हम बोलेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ यहाँ कितना चला 3, देन कितना चला 4, यानी तुम बोलोगे कितना 3 + 4 यानी 7 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम OAB, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या है O, फाइनल क्या है B, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। फाइनल पे हमें क्या रखना है, उस वेक्टर का हेड रखना है और इनिशियल पे हमें क्या रखना है, उस वेक्टर का टेल रखना है, ठीक है। ये डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग OAB, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ये 3 है ये 4 है, देन इजीली हम बोल सकते हैं कि ये कितना आएगा 5 मीटर। देन ड्यूरिंग द मोशन OAB अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5 मीटर। डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे टर्म वो है एंगल, एंगल से हम इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और वो एंगल होगा क्या, थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो अगर तुमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो तुम बोलोगे क्या 5 मीटर, एंड डायरेक्शन के लिए बोलोगे थीटा या tan थीटा की वैल्यू 4/3, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है। ये वो एंगल है जो कि OA से लिया गया है। तो अगर तुम्हें फाइनल एक आंसर देना है, ठीक है, देन बोलोगे डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर विथ एन एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 वेयर थीटा इज टेकन फ्रॉम OA, ठीक है। देन ये देखो मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन पार्ट हो गया। तो कंबाइंडली ये दोनों चीज़ें क्या देख रही हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ OAB, और ये तुम्हारा क्या होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस में हमने कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, सीधे सीधे जो उसमें पाथ चला है उसे सीधे सीधे ऐड कर दिया है। अगर हम इसके बाद भी बोलें कि अगर ऑब्जेक्ट O से A और A से B चलने के बाद वापस B to O आ रहा है, ठीक है, यानी अगर हम बोलेंगे राउंड ट्रिप,
यानी अगर हम बोलें ड्यूरिंग O to A to B and B to further O, ठीक है। इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस क्लियर है, ये 3 था, ये 4 था, तो ये कितना आएगा 5 मीटर। इस केस में ये फाइनल नहीं होगा, यही तुम्हारा इनिशियल पोजीशन भी होगा और यही तुम्हारा फाइनल पोजीशन भी होगा, ठीक है। देन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। देन डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, देन 3 + 4 + 5 यानी कितना 3 + 4 + 5, यही एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन है। देन हो जाएगा 3 + 4 + 5 और ये कितना आ जाएगा 5 4 9 9 और 3 12 मीटर। बट ड्यूरिंग सेम O to A to B, B to O अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इवेल्युएट करना चाहें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को इवेल्युएट करना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो इनिशियल पोजीशन भी यही है एंड फाइनल पोजीशन भी यही है और हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। देन तुम बोलोगे क्या? आवर आंसर विल बी 0। क्या ये 0 बोलना सही है? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा नल वेक्टर। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि नल वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। बट ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0।